तीसरे चरण में 78 सीटों पर मतदान होगा। यह वो इलाका है जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर आंकड़ों के नज़रिए से देखें तो पूरे बिहार में तकरीबन 16 से 17% मुस्लिम मतदाताओं की आबादी है, लेकिन जिन इलाकों में कल मतदान हो रहा है वहां पर इनकी तादाद तकरीबन 27% है। कुछ कंस्टिट्यूंसी तो ऐसे हैं जहां पर ये एक तरह से मेजॉरिटी में है, 50% से भी ज़्यादा मुस्लिम मतदाताओं की तादाद है। पूरी निगाहें टिकी रहेंगी कि मुस्लिम मतदाता कल किस और वोट करते हैं, क्या वो निकल कर आते हैं नहीं आते हैं। निश्चित रूप से आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इनका जनाधार है मुस्लिम मतदाताओं के बीच में। पूरी कोशिश होगी कांग्रेस और आरजेडी के लिए कि इन मतदाताओं को मोबिलाइज़ किया जाए। हालांकि कल प्रचार तो नहीं हो रहा है, कल तो सिर्फ वोट पड़ रहे हैं, लेकिन इनको घरों से बाहर निकालना, मोटिवेट करना, आप आएँ हमारे पक्ष में वोट करें। तो आरजेडी गठबंधन की का जो दारोमदार है कल वो कैसा प्रदर्शन करते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि मुस्लिम मतदाता किस तरह से एकजुट होकर के इनके लिए वोट करते हैं। अगर मुस्लिम मतदाता गोलबंद नहीं होते हैं, आरजेडी के पक्ष में वोट नहीं करते, तो शायद आरजेडी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी इन इलाकों में जितना उसे अपेक्षा है। और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के लिए ये ज़रूरी है कि इस तीसरे दौर के मतदान में उनका प्रदर्शन अच्छा हो, जिससे ओवरऑल पूरे राज्य में उनका प्रदर्शन एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंच सके। पिछले कई चुनावों को देखें तो मुस्लिम मतदाता हमेशा आरजेडी के तरफ, कांग्रेस के तरफ गोलबंद रहे हैं। लालू यादव उनके पसंदीदा लीडर रहे हैं और हमेशा, अगर हम सन 1990 के इलेक्शन से देखें, 95 का इलेक्शन हो, 2000 का इलेक्शन, 2005 का इलेक्शन, सारे चुनावों में तकरीबन 65 से 70% मुस्लिम मतदाताओं ने आरजेडी और उसके गठबंधन साथियों के लिए वोट किया है। लेकिन पिछले 2-3 सालों में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ता है। ओवैसी जी, जिनकी पार्टी AIMIM है, उन्होंने एक तरह से बिहार की राजनीति में दस्तक दी है। और दस्तक ही नहीं, मुझे लगता है कि एक पुरजोर तरीके से उन्होंने कोशिश की है कि उन इलाकों में पैठ बनाई जाए, उन विधानसभा कंस्टिट्यूंसीज में पैठ बनाई जाए जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बड़ी है। उन्होंने पिछले दिनों एक बाई इलेक्शन भी जीता था और कुछ न कुछ अट्रैक्शन मुस्लिम मतदाताओं के बीच में ओवैसी का होना शुरू हो गया है। MIM पार्टी के लिए मुस्लिम मतदाताओं में कुछ पहचान बन गई है। पिछले चुनाव में भी कुछ न कुछ उनको वोट मिला, 2-3% वोट अगर हम पूरे बिहार की बात करें तो। लेकिन कुछ ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जहां पर वो 18-20% मुस्लिम मतदाताओं का वोट उन्हें मिल रहा है। कुछ न कुछ तो वो सेंधमारी ज़रूर कर रहे हैं पिछले चुनाव में। इन चुनाव में भी अपेक्षा है कि ओवैसी जी, जिन्होंने एक तरह से गठबंधन किया है BSP के साथ, RLSP के साथ, तो ये गठबंधन ज़रूर इन इलाकों में कोशिश करेगी कि मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर रिझाया जाए और कुछ ना कुछ समर्थन तो ज़रूर मिलेगा। कुछ ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जहां पर उन्होंने अच्छे उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन जितनी सेंधमारी ओवैसी और उनके साथी मुस्लिम मतदाताओं के बीच करेंगे, उतना ही नुकसान आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को होगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ओवैसी जी की पार्टी AIMIM और उनके गठबंधन साथी इस इलाके में कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। प्रभाव उनका धीरे धीरे बन रहा है। यंगर मुस्लिम मतदाता जो हैं, वोटर हैं, उनके बीच में उन्होंने अपनी पकड़ धीरे धीरे बनानी शुरू कर दी है। और इन चुनाव में भी प्रचार के दौरान तो कम से कम ऐसा देखने को मिला कि कुछ अट्रैक्शन उनकी पार्टी की तरफ भी है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि कितने मुस्लिम मतदाताओं ने इनके पक्ष में वोट किया। नीतीश कुमार के लिए इन चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर रिझाना कोई आसान काम नहीं है, ये बड़ी टेढ़ी खीर है। इसकी 2 वजह है। पहली वजह है, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का गठबंधन BJP के साथ है। मुस्लिम मतदाताओं के बीच BJP कभी भी एक पॉपुलर पार्टी नहीं है। मुस्लिम मतदाताओं ने कभी भी कोई बड़ी संख्या में BJP के लिए वोट नहीं किया। नीतीश कुमार को भले ही वो पसंद करें, लेकिन चूंकि JDU का गठबंधन BJP के साथ है, तो ऐसे मुस्लिम मतदाता जो नीतीश कुमार को पसंद भी करें, लेकिन वो शायद NDA गठबंधन के लिए वोट नहीं करेंगे। दूसरी वजह है नीतीश कुमार की गिरती लोकप्रियता। नीतीश कुमार आज उतने पॉपुलर लीडर नहीं दिखाई पड़ते जितने आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले दिखाई पड़ते थे। 2010 से तुलना करें तो उनकी लोकप्रियता बहुत नीचे गिर गई है।
जब एक व्यक्ति जीतता हुआ दिखता है, जब एक गठबंधन जीतता हुआ दिखता है, तो कुछ ऐसे मतदाता जो शायद पूरे मन से उस पार्टी को वोट ना भी करें तो भी उसको वोट कर सकते हैं। और यही हाल मुस्लिम मतदाताओं के का भी कहा जा सकता है। अगर नीतीश कुमार जीतते हुए दिखाई पड़ते, अगर एनडीए गठबंधन ऐसा दिखाई पड़ता कि एनडीए गठबंधन की स्पष्ट रूप से सरकार आ रही है, तो कुछ मुस्लिम मतदाताओं का वोट जरूर नीतीश कुमार को मिलता। लेकिन स्थिति उससे बिल्कुल अलग दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि कांटे का मुकाबला है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता तो गिर गई है, ये तो कई तरीकों से पता चल रहा है। कुछ सर्वे के आंकड़ों को देख लें, जिस तरह से रैलियों में लोगों का उत्साह दिखाई नहीं पड़ता नीतीश कुमार के लिए, उसके हिसाब से देख लें तो तमाम तरह से नीतीश कुमार घिरे हुए दिखाई पड़ते हैं। और ऐसा कहीं नहीं लगता कि एनडीए अस्वस्थ है अपनी जीत को लेकर। भले ही एनडीए के नेता दावे जो कर लें, एनडीए के नेता तो ज़रूर कहेंगे कि उनकी सरकार बन रही है, बहुमत की सरकार बन रही है, 2/3 बहुमत आ रहा है। लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। हकीकत यह है कि नीतीश कुमार की गिरती लोकप्रियता और जिस तरह से जदयू एक तरह से रेस में बहुत स्ट्रांगली दिखाई नहीं पड़ती, इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम मतदाताओं का कोई भी एक सेक्शन नीतीश कुमार या एनडीए के लिए वोट करने के लिए थोड़ा भी प्रेरित होगा। तो नीतीश कुमार के लिए ये प्रयास, चाहे वो एनआरसी पर जो भी स्टैंड ले लें, जो भी वक्तव्य दे दें, लेकिन उनके लिए मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर झुकाना, रिझाना, अपनी ओर मोबिलाइज करना एक बड़ी टेढ़ी खीर होने वाली है। ये जो सारा इलाका है जहाँ कल वोट पड़ रहे हैं, यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत ज़्यादा है। मैंने पहले भी कहा, मुस्लिम मतदाताओं के बीच में बीजेपी की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। मुस्लिम मतदाता बीजेपी को वोट करने से हमेशा परहेज करते रहे, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, किसी भी अन्य राज्य की चर्चा हम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए ये संभव है कि वो जो गैर मुस्लिम मतदाता हैं, जो गैर मुस्लिम समुदाय के मतदाता हैं, उनके बीच में अपनी पैठ बढ़ाएं, उनके बीच में अपना प्रचार प्रसार करें और ये कोशिश करें कि उनमें से ज़्यादा तादाद में वोटरों को अपनी ओर मोबिलाइज कर सकें। ऐसे इलाके, ऐसी विधानसभा कंस्टिट्यूंसी या ऐसे लोकसभा कंस्टिट्यूंसी जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद कुछ ज़्यादा है, साइजेबल है, ऐसे इलाकों में भले ही मैं ये नहीं कह रहा मुस्लिम और हिंदू आपस में प्रेम से नहीं रहते, बिल्कुल मिलजुल करके रहते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति के समय में कहीं ना कहीं एक तरह से कंपटीशन दिखाई पड़ता है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता कम से कम बीजेपी के लिए तो वोट नहीं करते और हिंदू समाज के बड़ी संख्या में मतदाता कम से कम पिछले 5-7 सालों से बीजेपी के लिए वोट करते रहे हैं। तो बीजेपी की कोशिश होगी कि मैं ये नहीं कह रहा ध्रुवीकरण करने की, लेकिन बीजेपी की कोशिश होगी कि अपनी बात हिंदू मतदाताओं के बीच में पुरजोर तरीके से पहुंचाने की कोशिश करें और कुछ ना कुछ इस तरह के मुद्दे, चाहे आप धर्म के मुद्दे कह लें, राम मंदिर का मुद्दा है, चाहे आर्टिकल 370 का मुद्दा है, इन सब मुद्दों पर बीजेपी ने अपने प्रचार प्रसार में इसका चुनाव प्रचार के दौरान इन बातों पर भी प्रचार किया। तो बीजेपी की कोशिश रही कि जो तीसरे चरण में जहां मतदान पड़ रहे हैं, मतदान होगा कल, उन इलाकों में इन सब मुद्दों के सहारे वोटरों को मोबिलाइज करें और कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर एक मोबिलाइजेशन का पैटर्न हो सकता है। अब इसमें बीजेपी कितनी सफल रही, मुझे तो लगता नहीं है कि ये मुद्दे कुछ इस तरह के मुद्दे तीसरे चरण में जहाँ कहीं वोट पड़ने वाले हैं कल, वहाँ पर ऐसा कोई मुद्दा दिखाई पड़ता है। वहाँ पे भी उसी तरह के मुद्दे हावी रहे हैं जिस तरह के मुद्दे पहले चरण के मतदान में या दूसरे चरण के मतदान में देखने को मिले। तो भले ही बीजेपी ने प्रयास किया और हर पार्टी अपने तरीके से प्रयास करती है कि अपनी बात वोटरों तक पहुंचाएं, और कैसी बात, वैसी बात जिस पर पार्टी सबसे सशक्त मजबूत महसूस करती है। तो बीजेपी के लिए हिंदुत्व का प्लैंक है। बीजेपी चाहती है कि इस बात को वोटरों तक ले जाएं कि उन्होंने धारा 370 हटाने में कितनी अहम भूमिका निभाई। और राम मंदिर का निर्माण अब शुरू हो गया अयोध्या में, इसमें भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कितने सालों तक मेहनत की, इसके लिए कैंपेन चलाया। इन मुद्दों पर कोशिश रही बीजेपी की कि इन बातों को वोटरों तक ले जाएं, कोशिश करें कि इन बातों से वोटरों को अपनी ओर लुभाया जा सके।
अब कल वोट पड़ रहे हैं, कल आखिरी चरण है वोट का। 10 तारीख को वोटों की गिनती होगी, उसके बाद ही हम ये तय कर पाएंगे कि क्या ये मुद्दे चले भी या नहीं चले। दो चरणों के मतदान तो पूरे हो चुके हैं और कल तीसरा चरण है। कल तीसरे चरण में 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। हमने बड़ा लंबा इंतज़ार किया है। पिछले 2 महीने तक हम लगातार इस बात की चर्चा करते रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, वोटरों के लिए पसंदीदा पार्टी कौन है, किस पार्टी की जीत हो सकती है, कौन सी पार्टी पीछे है। मुझे लगता है थोड़ा इंतज़ार और कर लें, कल वोट पड़ जाएं। 78 सीटों पर कल चुनाव हो रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। ये पूरा इलाका वैसा है जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत है। आरजेडी कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन इलाकों में अच्छा प्रदर्शन करें। बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए भी ये ज़रूरी है कि अगर उन्हें इन चुनाव में अपनी पकड़ बनाए रखनी है तो इस इलाके में उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। हमने बड़ा लंबा इंतज़ार किया, क्यों ना 3 दिन के लिए और इंतज़ार कर लें। 10 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे और उस दिन फिर हम और आप इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या मुद्दे सचमुच वोटरों के मन में रहे, किन मुद्दों पर वोटरों ने वोट किया। ये ज़रूर है कि पहले 2 चरण के बाद ऐसा कुछ दिखता है कि चुनाव बहुत टाइट है, जिसको कहते हैं ना, कांटे का मुकाबला है। और इस कांटे के मुकाबले में कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन, किस गठबंधन या किस पार्टी को मात दे दे, कौन आगे निकल जाएगा, कौन सी पार्टी पीछे रह जाएगी, यह आकलन कर पाना कोई आसान काम नहीं है। मुझे लगता है हम जैसे लोगों के लिए जो चुनावी सर्वेक्षण करते हैं, उन सर्वेक्षणों के आधार पर कुछ आकलन करते हैं, किस पार्टी की सरकार बन सकती है, कौन सी पार्टी जीत रही है, वोटों का प्रतिशत क्या होगा। मुझे लगता है ये एक बहुत ही चैलेंजिंग समय है, क्योंकि बहुत कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है दोनों पार्टियों के बीच में, दोनों गठबंधनों के बीच में। शायद इसकी उम्मीद हम 2 महीने पहले नहीं करते थे। हमें लगता था कि 2 महीने पहले एक तरफा चुनाव है, एनडीए शायद इस चुनाव को बड़े आराम से जीत जाएगी। लेकिन जिस तरह का कैंपेन हमने पिछले 2 महीने देखा, जिस तरह से आरजेडी के लिए अट्रैक्शन बढ़ा, तेजस्वी यादव ने एक तरह से अपनी पैठ बनाई, वो बिल्कुल चुनाव में एकदम शामिल हो गए और उन्होंने चुनाव की पूरी सूरत बदल दी है। सूरत इतनी बदल गई है कि ये कह पाना भी बड़ा मुश्किल है। कल आखिरी वोट पड़ने वाले हैं, आखिरी चरण का मतदान हो रहा है, लेकिन मेरे लिए तो मुश्किल है इस बात का आकलन कर पाना कि किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। बहुत कांटे का मुकाबला है।